आइलैंड एग्जाम का 9वां दिन। आयनो कोजी आज के दिन के आखिरी डेजिग्नेटेड एरिया तक पहुंच चुका था। वो एरिया H9 से होते हुए D5 तक पहुंचा था। अनफॉर्चुनेटली वो साकाया नागी से नहीं मिल पाया। वो क्लास 2A के काफी स्टूडेंट से मिला था, पर उनमें से किसी के पास भी वॉकी टॉकी नहीं था। सारे टास्क और अर्ली बर्ड बोनस मिलाकर आयनो कोजी 112 पॉइंट स्कोर करके 13 पोजीशन पर आ जाता है। उसके और 10th पोजीशन में सिर्फ 11 पॉइंट्स का फर्क था। लेकिन आयनो कोजी का गोल सिर्फ 11th पोजीशन स्कोर करना था। उसका प्लान कोई टॉप रैंकिंग में आने का नहीं था, बल्कि 10th पोजीशन के नीचे ही रहना था, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन से लेकर 10th पोजीशन की रैंकिंग पब्लिकली अनाउंस होती थी। इसलिए वो किसी की भी नजरों में नहीं आना चाहता था। अगर उसे किसी बात की प्रॉब्लम थी तो वो नागुमो से थी। उसे लगा था कि नागुमो कोएंजी के साथ कुछ तो करेगा, क्योंकि वो अभी फर्स्ट पोजीशन पर था। लेकिन जीपीएस सर्च से उसे पता चलता है कि नागुमो किसी भी तरह के इंटरफेरेंस नहीं कर रहा था। शायद कोएंजी को नीचे गिराने की बजाय वो अपने स्कोर की ओर ज्यादा एफर्ट लगा रहा था। अगर कोएंजी फर्स्ट प्लेस ले आता है और मैं सेकंड प्लेस, तो ये कोई बुरी बात नहीं होगी, आयनो कोजी सोचता है। खैर, वो अब टेंट लगाने की कोई अच्छी जगह ढूंढने लगता है। थोड़ी देर के बाद उसे एक सिंगल टेंट नजर आता है। वो देखता है कि इतनी गर्मी में टेंट की एंट्रेंस बंद थी। शायद ये जिस किसी का भी टेंट हो वो कहीं बाहर गया होगा। उसे ये जगह टेंट लगाने के लिए अच्छी लगती है। सिंस नानासे अब उसके साथ नहीं है तो वो ऐसे ही कहीं भी अपना टेंट नहीं लगा सकता। अगर यह टेंट किसी लड़की का हुआ तो उनसे बिना पूछे ऐसे टेंट लगाना शायद प्रॉब्लम क्रिएट करे। वो वहां पर वेट करने का सोचता है। तकरीबन 10 मिनट के बाद भी जब कोई नजर नहीं आता तो वो सोचता है कि शायद टेंट के अंदर ही कोई हो। क्या अंदर कोई है? सॉरी, पर मैं अपना टेंट इधर लगाने की सोच रहा था। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, आयनो कोजी कहता है। थोड़ी देर और वेट करने के बाद वो अपना टेंट वहां से थोड़ी दूर लगाने लगता है। आयनो कोजी खुद से काफी इंप्रेस था कि पिछले साल के मुकाबले अब वो काफी अच्छे से और आसानी से टेंट लगा सकता था। जैसे ही आयनो कोजी टेंट में जाने लगता है, उसे पीछे से किसी की आवाज आती है। मुझे लगा मैंने कुछ अजीब देखा है, लेकिन ये तो तुम ही थे। ये और कोई नहीं बल्कि इबुकी थी। क्या मैं ज्यादा शोर कर रहा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये कहकर इबुकी उसे घूरने लगती है और बिना कुछ बोले अपने टेंट में चली जाती है। आयनो कोजी को कुछ अजीब लगता है तो वो उसके टेंट के पास जाता है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, आयनो कोजी कहता है, लेकिन टेंट के अंदर से कोई आवाज नहीं आती। काफी देर ऐसा करने के बाद फाइनली आयनो कोजी कहता है कि वो टेंट के अंदर आने वाला है। ऐसा कहकर वो 30 सेकंड और वेट करता है, जिसके बाद वो इबुकी के टेंट में चला जाता है। वो देखता है कि इबुकी बैठकर कुछ चबा रही थी। तुम्हें कुछ तो बोलना। वेट, ये तुम क्या खा रही हो? जर्की, इबुकी जवाब देती है। जर्की का मतलब सूखा मीट होता है, लेकिन ये तो आइलैंड के मैनुअल में नहीं था, आयनो कोजी कहता है। इसका मतलब इस लड़की ने कहीं से ताजा मीट लिया और खुद से ही इसे बनाया, लेकिन इसके लिए तो काफी टाइम लगा होगा। शायद रियूएन की पूरी क्लास को जर्की बनाना आता है, या फिर शायद कुछ ग्रुप ने इसे इमरजेंसी फूड की तरह बनाने का सोचा होगा, आयनो कोजी सोचता है। तुम्हें इससे क्या? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं इस सबसे, इबुकी कहती है। आयनो कोजी सोचता है कि सच क्या है वो इबुकी तो बताएगी नहीं। ऊपर से वो इस एग्जाम को अकेले दे रही है। उसका बॉटम 10 में नाम तो नहीं आया, इसका मतलब होरिकिता से मुकाबला करने के लिए वो अपनी पूरी जान लगा रही है। प्रॉब्लम ये थी कि इबुकी एकेडमिकली अच्छी नहीं थी, सो वो ऐसे टास्क कर रही होगी जिनमें फिजिकल एबिलिटी की जरूरत हो, या फिर जल्दी से डेजिग्नेटेड एरिया की ओर भाग रही होगी ताकि उसे अर्ली बर्ड बोनस मिल सके। शायद ये बाकी स्टूडेंट के मुकाबले ज्यादा थकी है। एग्जाम स्टार्ट होने से लेकर अब तक तुमने कितने स्टूडेंट से बात की है? आयनो कोजी पूछता है। होरिकिता, मैंने उसे कहा था मैं हारूंगी नहीं। तुम भी तो थे वहां। इसका मतलब तुमने अभी तक किसी से भी ढंग से बात नहीं की। तुम्हें किसी से बात करनी चाहिए, आयनो कोजी कहता है। मैं अपने दुश्मनों से बात नहीं करती, तो अपने क्लासमेट से बात कर लो। मैं अपनी क्लास में किसी को भी अपना फ्रेंड नहीं मानती। आयनो कोजी इंप्रेस था कि वो ऐसी हालत में 9 दिनों से टिकी हुई है, लेकिन एग्जाम खत्म होने में अभी भी 5 दिन थे। अगर वो जरा सा भी केयरलेस हुई तो वो इस एग्जाम से बाहर हो सकती है। बाहर निकलो, इबुकी कहती है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जो भी है, इबुकी एक लड़की है, ऐसे ही उसके टेंट में झांकना ठीक नहीं। थोड़ी देर के बाद इबुकी अपने टेंट से बाहर निकलती है। तुम्हारी कितनी स्कोर है अभी? इबुकी पूछती है। वी आर एनिमीज, सो तुम मुझे नहीं बता सकते। ठीक है, इतना ही बता दो कि तुम्हारी स्कोर मेरे से ज्यादा है या कम। मेरी स्कोर है। आयनो कोजी उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है कि वो उसे अपनी स्कोर नहीं बताएगा। वो नहीं चाहता था कि वो उसे किसी भी तरह का हिंट दे। अगर वो उसे कहता कि उसकी स्कोर कम है तो हो सकता है कि इबुकी उसे कॉर्नर करने की कोशिश करे। ठीक है, छोड़ो, वैसे भी तुम्हारे साथ बात करना टाइम वेस्ट ही है, इबुकी कहती है।
हाँ, वैसे भी तुम्हारी फेवरेट तो होरिकिता है, राइट? होरिकिता का नाम सुनते ही इबुकी गुस्सा हो जाती है। वो आयानो कोजी को मिडल फिंगर दिखाती है। अगर वो तुम्हें कहीं मिले तो उससे कहना कि मैं उससे कभी नहीं हारूंगी। हाँ, वो तो ठीक है, पर ये मिडल फिंगर तुम मुझे क्यों दिखा रही हो? क्योंकि तुम भी उसके जैसे ही हो। ये कहकर इबुकी अपने टेंट में जाने लगती है, लेकिन आयानो कोजी उसे रोक देता है। वो इबुकी का हाथ पकड़ लेता है। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? आयानो कोजी बिना कुछ बोले उसकी कलाई देखता है। यह देखकर इबुकी उसे किक मारती है, लेकिन ऑफ कोर्स आयानो कोजी ब्लॉक कर लेता है। किसी ना किसी दिन मैं तुम्हें जरूर एक बढ़िया सी किक मारूंगी, इबुकी कहती है। आयानो कोजी उसकी घड़ी देखता है। तुम्हारी पल्स तो बढ़ी हुई है और तुम्हारा मुंह सूखा सूखा लग रहा है। तुम्हारे होंठ भी फटे हुए हैं, आयानो कोजी कहता है। तो तुम्हें उससे क्या? ऐसे ही चलता रहा तो थोड़े ही टाइम में इसकी वॉच इमरजेंसी अलर्ट साउंड कर देगी। शायद ऐसा एक बार हो भी चुका होगा। मुझे इतनी भी प्यास नहीं लगी है। मुझे प्यास नहीं लगी है। मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं, समझे? इससे पहले कि इबुकी अपने टेंट में जाए, आयानो कोजी उसके टेंट में घुसकर उसका बैकपैक बाहर ले आता है। मुझे दिखाओ इसमें क्या है। पागल हो गया तुम? मैं अपना बैग किसी लड़के को क्यों दिखाऊंगी? ये सुनकर आयानो कोजी खुद ही उसका बैग खोलकर चेक करने लगता है। उसके बैग में कपड़े, थोड़ा सा खाना और एक 500 मिलीलीटर की खाली पानी की बोतल पड़ी थी। आखिरी बार तुमने पानी कब पिया? मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं। आखिरी बार तुमने पानी कब पिया? आयानो कोजी थोड़ा जोर से और उसे घूर कर पूछता है। एक दिन पहले, इबुकी कहती है। और तुम इसी कंडीशन में चल रही हो? नहीं नहीं, मैं सुबह से यहीं रेस्ट कर रही हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। आज सुबह यहाँ पर तो कोई जीपीएस सिग्नल में नहीं आ रहा था। क्या तुमने जीपीएस सर्च किया था? इबुकी पूछती है। आयानो कोजी ने एक्चुअली में झूठ बोला था। उसने कोई जीपीएस सर्च नहीं की थी। तुम्हारा वार्निंग अलर्ट बजा था, राइट? हाँ, तकरीबन 1 घंटे पहले। इसीलिए आज मुझे जल्दी रेस्ट करनी पड़ी। अगर तुम खुद को रिहाइड्रेट नहीं करोगी तो तुम जितनी मर्जी रेस्ट कर लो, फिर से अलर्ट बज जाएगा। मैं इसके बारे में कल देखूंगी। ज़्यादा ही हुआ तो मैं स्टार्टिंग एरिया में चली जाऊंगी। सो बस मुझे अकेला छोड़ो। ये सुनकर आयानो कोजी अपने टेंट में जाकर 500 मिलीलीटर की पानी की बोतल ले आता है। लेट्स ट्रेड, आयानो कोजी कहता है। मेरे पास अभी खाना कम है लेकिन पानी ज़्यादा है, सो क्यों ना हम आइटम एक्सचेंज करें। पानी की बोतल देखकर इबुकी के मुंह में पानी आ जाता है। सो क्या कहती हो? मैं पहले ही बता दूं, मुझे फेयर ट्रेड करनी है। जितना मैं पानी दूंगा उतना ही खाना मुझे चाहिए। तुम्हारे साथ कौन ट्रेड नहीं करना है तो वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं दूसरी बार नहीं पूछूंगा, आयानो कोजी कहता है। पानी की कमी की वजह से तुम एलिमिनेट हो सकती हो और तुम होरिकिता से हमेशा के लिए हार जाओगी। थोड़ी देर पहले मैं उससे मिला था और वो देखने में फिट एंड फाइन लग रही थी। ठीक है करते हैं ट्रेड, इबुकी कहती है। जैसे ही वो आइटम्स को एक्सचेंज करती है, इबुकी आधी पानी की बोतल पी जाती है। मैं तुम्हें थैंक यू नहीं बोलूंगी। इट वॉज फेयर ट्रेड, राइट? ये कहकर इबुकी अपने टेंट में चली जाती है। अभी के लिए इबुकी की यह प्रॉब्लम तो दूर हुई। आयानो कोजी को थोड़ी फिक्र थी कि उसने कितने पॉइंट स्कोर किए होंगे, पर ये इबुकी है, बॉटम में तो नहीं आएगी, इतना तो मैं कह सकता हूँ। इसके बाद आयानो कोजी अपने टेंट में रेस्ट करने चले जाता है। सुबह आयानो कोजी फ्रेश होकर अपने टेंट की ओर आ रहा था। वो देखता है कि इबुकी उसके टेंट में घुसती है। क्या कर रही हो? अचानक से आयानो कोजी की आवाज़ सुनकर वो घबरा जाती है। वो उसका बैकपैक चेक कर रही थी। मैं बस चेक कर रही थी कि हमारे बीच ईमानदारी से ट्रेड हुई थी कि नहीं। तुमने तो कहा था तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा पानी है, लेकिन तुम्हारे पास तो एक ही पानी की बोतल है। सो तुम क्या सोच रहे थे कि तुम मेरी हेल्प करोगे और मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी? इबुकी कहती है। अच्छा, वो कैसे? तुम मेरे बैग में ना झांकती तो तुम्हें तो इस बात का पता ही ना लगता कि मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। यह सुनकर इबुकी गुस्से में अपना चेहरा फुला लेती है। जो भी है, पॉइंट इसकी ये एक फेयर ट्रेड थी, आयानो कोजी कहता है। ठीक है, जो भी तुम कहो, पर मैं बदले में कुछ नहीं दे रही। ये कहकर वो चली जाती है। आयानो कोजी भी अपने टेंट में चला जाता है। सुबह 6:30 बजे वो नोटिस करता है कि इबुकी अपना टेंट हटाकर उस जगह से जा रही है। सुबह 7 बजे आयानो कोजी का पहला डेजिग्नेटेड एरिया E4 अनाउंस होता है। वो एक जीपीएस सर्च करके सभी स्टूडेंट्स की लोकेशन चेक करता है। उसके और 10th प्लेस में गैप काफ़ी कम था। वो नहीं चाहता था कि वो गलती से 10th पोजीशन से आगे निकल जाए। अभी उसकी लोकेशन के पास 3 ग्रुप थे जो अगली डेजिग्नेटेड एरिया तक पहुंचने के लिए कम्पीट कर रहे थे। उनमें से एक काफ़ी खतरनाक एनिमी था। आयानो कोजी अभी के लिए पॉइंट स्कोर करने की बजाय अपने लिए सप्लाईज इकट्ठी करना चाहता था। वो टेंट से बाहर निकलता है तो देखता है कि इबुकी वहां से जा चुकी थी। आयानो कोजी अपने डेजिग्नेटेड एरिया तक पहुंचता है। वो एक ऊंची पहाड़ी की ओर जाता है जहां से वो लगभग सारा आइलैंड देख सकता था। तुम्हें यहाँ आने में काफ़ी देर हो गई, आयानो कोजी। किरियून आयानो कोजी के सामने एक ऊंची सी पहाड़ी पर खड़ी होकर नीचे देख रही थी।
अपने पूरे टेबल में से कीरियून ही एक ऐसी स्टूडेंट थी जो आयानो कोजी को खतरनाक लगती थी। मैंने सोचा था कि कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट अर्ली बर्ड बोनस के लिए मुझसे फाइट कर रहा है, तो वो तुम थे। हाँ हाँ आयानो कोजी। मुझे नहीं लगा था कि आप में टॉप 10 में आने का कोई इंटरेस्ट होगा, आयानो कोजी कहता है। कीरियून इस वक्त 9th पोजीशन पर थी। ये आइलैंड एग्ज़ाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई गेस मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई, बट ये पोजीशन मैं बस थोड़ी देर के लिए ही रखने वाली हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं टॉप स्पोर्ट में। हाँ, अगर नागुमो और कोएंजी आपस में लड़कर ख़त्म हो जाते हैं तो बात अलग है, कीरियून कहती है। मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ होगा, आयानो कोजी कहता है। तुम्हें सही में लगता है कि नागुमो कोएंजी को ऐसे फ्रीली घूमते रहने देगा? अभी दोनों इवनली मैच्ड हैं, सो नागुमो शायद ही ये एग्ज़ाम जीते। अभी के लिए वो बस कोएंजी को देख ही रहा है, पर टाइम आ गया है। मुझे लगता है अब वो अपनी कोई चाल चलेगा। सिचुएशन के अकॉर्डिंग दोनों एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं, कीरियून कहती है। तुम नहीं टॉप रैंक चाहते? अनफॉर्चुनेटली मैं तो टॉप 10 में आने का सोच भी नहीं सकता। अच्छा, मुझे तो लगा था तुम्हारी स्कोर मेरे आसपास ही होगी। वेल, यही टाइम है जब ज़्यादातर ग्रुप्स की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। डोंट गिव अप, अपना बेस्ट देते रहो। कीरियून से मिले आयानो कोजी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन वो जान गया था कि वो एक एक्सेप्शनली कैपेबल लड़की है। वैसे तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है कि अभी तक कोई भी ग्रुप एलिमिनेट नहीं हुआ है? कीरियून पूछती है। मैं यही कह सकता हूँ कि हम एक सेकंड के लिए भी केयरलेस नहीं हो सकते। आई एम श्योर बॉटम 10 ग्रुप्स अभी यही सोच रहे होंगे कि उनकी जगह कोई और ग्रुप एलिमिनेट हो जाए, आयानो कोजी जवाब देता है। अपने सर्वाइवल के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, यू नो, सो बी केयरफुल, ओके? इस रिगार्ड से तो आपको अपने बारे में ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए। आप एक लड़की हो ना? वैसे सही कहा तुमने। मेरी जैसी खूबसूरत लड़की को अपना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वेल, मुझे बस अपनी ताकत दिखानी होगी। आप इस सब को लेकर सीरियस हो भी? आयानो कोजी पूछता है। यह सुनकर कीरियून हंसती है। सॉरी तुम्हारा इतना टाइम वेस्ट करने के लिए। आफ्टर ऑल हम दोनों का एक एक सेकंड कीमती है। ये कहकर कीरियून जाने लगती है, लेकिन तभी तुम नहीं आ रहे? शायद टास्क में रजिस्ट्रेशन के लिए अभी कुछ सीट खाली हो, कीरियून पूछती है। थैंक्स बट नो, मुझे नहीं लगता मैं आपके साथ मुकाबला कर सकता हूँ। आयानो कोजी को लगता है कि अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 ही सीट खाली होंगी, और उस टास्क की ओर उसके टेबल से 3 और ग्रुप वहाँ जा रहे थे, सो उसके रजिस्टर होने के चांसेस काफ़ी कम थे। कीरियून कुछ देर सोचती है और कहती है, अच्छा तो ये बात है, चलो मैं खुद ही जाकर देखती हूँ। वो ऐसे बोल रही थी जैसे उसने आयानो कोजी की स्ट्रैटेजी समझ ली हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। एग्ज़ाम का 10वां दिन, रात के 9 बज रहे थे। आयानो कोजी अपने टेंट में बैठकर आज के टॉप और बॉटम रैंकिंग देखने ही वाला था कि उसे बाहर से तेज रोशनी दिखाई देती है। इस टाइम बाहर कोई है क्या? आयानो कोजी सोचता है। वो बाहर जाकर देखता है तो ऐसा लग रहा था मानो वह दूसरा आदमी किसी को ढूंढ रहा था। आयानो कोजी देखता है कि ये जो कोई भी था वो किसी यूमे को आवाज़ लगा रही थी। वो समझ जाता है कि ये लड़की इचिनोसे की क्लास या उसके ग्रुप से हो सकती है। वो वैसे तो उसे इग्नोर कर देता, लेकिन उसे ये होप थी कि शायद ये लड़की उसे साकायानागी से बात करवा सके, इसलिए वो अपना टैबलेट लेकर उस लड़की की ओर चलने लगता है। वो लड़की आयानो कोजी के करीब आती है ये सोचकर कि वो उसकी दोस्त है, लेकिन सॉरी मैं यूमे नहीं हूँ, आयानो कोजी कहता है। यह लड़की इचिनोसे की क्लास की स्टूडेंट शिरा नामी चिहिरो थी। यह वही लड़की है जिसने इचिनोसे को फर्स्ट सीजन में प्रपोज किया था। गुड इवनिंग आयानो कोजी। वैसे तो वो ज़्यादा क्लोज नहीं थे, लेकिन आयानो कोजी को देखकर वो थोड़ा शांत होती है। इतनी रात को अकेले घूमना खतरे से खाली नहीं। कोबाशी और ताकेमोतो कहाँ हैं? आयानो कोजी पूछता है। ओ वो मैं नहीं जानती। मैं उनके साथ साथ जल्दी में चल रही थी और मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं उनसे अलग हो गई। कितना टाइम हो गया है तुम्हें उनसे अलग हुए? शायद 15 या 20 मिनट। आयानो कोजी डिसाइड करता है कि उन्हें वापस अपने टेंट तक जाना चाहिए। वो अपना टेंट ऐसे खुला ही नहीं छोड़ सकता था। बाहर काफ़ी सारे कीड़े हैं। अभी के लिए तुम मेरे टेंट में रह सकती हो। कि क्या? चिहिरो सरप्राइज होकर चीखती है। मैं नहीं अंदर आता टेंट में, डोंट वरी। वो उसे टेंट में बिठाकर एंट्रेंस को बंद कर देता है और खुद बाहर बैठ जाता है। आई एम सॉरी, चिहिरो कहती है। इट्स ओके। अच्छा, क्या कोबाशी और ताकेमोतो ठीक हैं? उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ, वो दोनों ठीक हैं। क्या तुम लोगों ने कोई प्लान बनाया था कि बाय चांस तुम लोग अलग अलग हो गए तो क्या करोगे? शायद ताकेमोतो तुम्हें अकेला ढूंढ रहा हो। तुम्हारे टीममेट्स काफ़ी बड़ा रिस्क ले रहे हैं अगर वो अपना सारा सामान छोड़कर तुम्हें ढूंढने लग जाएं तो। चिहिरो टेंशन के मारे सर पकड़ के बैठ जाती है। उसे लगता है कि बेस्ट यही रहेगा कि जब तक उसके टीममेट्स जीपीएस सर्च करके उसकी लोकेशन नहीं ढूंढ लेते,
तब तक वो उसे यहीं टेंट में रहने देता है। लेकिन इतनी रात में इतने घने जंगल में उसे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से उसे ढूंढ पाएंगे। तुम लोगों के पास फालतू पॉइंट है क्या? अगर तुम लोग 2-3 जीपीएस सर्च करके पॉइंट यूज़ करो तो तुम लोगों की रैंकिंग में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? आयनोकोजी पूछता है। आई डोंट थिंक हमारे लिए ये अच्छा आइडिया होगा, चिहिरो जवाब देती है। आयनोकोजी को नहीं पता था कि उसके टीममेट्स चिहिरो को ढूंढ पाएंगे या नहीं, और वो पूरी रात अपने टेंट के बाहर नहीं बिताना चाहता था। सो क्या तुम चल सकती हो? आयनोकोजी पूछता है। हाँ मैं चल सकती हूँ, पर क्यों? चलो तुम्हें तुम्हारे ग्रुप से मिलवाएं। पर कैसे? जीपीएस सर्च करके। इतनी रात में इसके बिना हम कहीं नहीं जा सकते। तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? यहाँ तक कि तुम जीपीएस सर्च भी यूज़ कर रहे हो। आयनोकोजी के लिए 2-3 पॉइंट वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो एक रीज़नेबल आंसर देता है। वेल शायद इसलिए कि तुम इचिनोसे की क्लास से हो। ये कहकर वो चिहिरो के चेहरे को देखता है। उसका चेहरा एकदम सूख गया था। वेट, तुम? आयनोकोजी, तुम और इचिनोसे क्या? हमारे बीच कुछ भी नहीं चल रहा है, आयनोकोजी कहता है। लेकिन उसके चेहरे को देखकर नहीं लग रहा था कि वो मान गई है। दोनों चुपचाप 10 मिनट तक चलते रहते हैं। इतने में कोबाशी उसे देख लेती है। उसके साथ ताकेमोतो भी था। दोनों ने अपने अपने बैकपैक डालकर रखे थे और चिहिरो का बैकपैक भी पकड़ रखा था। शायद उन्होंने भी जीपीएस सर्च यूज़ किया होगा। एक दूसरे से मिलने के बाद सभी आयनोकोजी के टेंट के पास आ जाते हैं। थैंक यू सो मच चिहिरो की हेल्प करने के लिए, कोबाशी कहती है। ना, आई एम श्योर तुम लोग एक दूसरे को ढूंढ ही लेते। ऐसा नहीं है ब्रो, अगर हम ऐसे ही ढूंढते रहते तो हमारा इंजर्ड होने का खतरा था, ताकेमोतो कहता है। वैसे तो वो साकाया नागी की क्लास से था, लेकिन वो चिहिरो को ठीक ठाक देखकर काफ़ी खुश था। मुझे तुमसे छोटा सा काम था, क्या तुम्हारे पास वॉकी टॉकी है? आयनोकोजी ताकेमोतो से कहता है। हाँ है, पर अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मुझे ज़रा साकाया नागी से बात करनी थी। मुझे अपनी क्लास के स्टूडेंट के बारे में पूछना है कि वो ठीक ठाक स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गई है या नहीं, आयनोकोजी कहता है। ओह अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं, रुको ज़रा। वो वॉकी टॉकी से साकाया नागी से बात करता है। इस वॉकी टॉकी में सीक्रेट में बात करने का भी फंक्शन था। ताकेमोतो उसे वॉकी टॉकी पकड़ा देता है। मुझे साकाया नागी से ज़रा अकेले में बात करनी थी। ये सुनकर तीनों खुशी खुशी उसे अकेला छोड़ देते हैं। साकाया नागी से बात करने के बाद आयनोकोजी वॉकी टॉकी वापस कर देता है। थैंक्स, तुमने मेरी सही में हेल्प कर दी। मुझे साकाया नागी से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मुझे मिल गई है। अच्छा, वो साकाया नागी ने कहा था कि मैं तुम्हें ये वॉकी टॉकी दे दूँ। ताकेमोतो आयनोकोजी को वॉकी टॉकी दे देता है। तीनों एक बार फिर से आयनोकोजी को थैंक यू बोलते हैं, जिसके बाद चारों वहीं टेंट लगाकर एक दूसरे से बातें करके सो जाते हैं। एग्ज़ाम के चौथे दिन जब टॉप 10 रैंकिंग्स पब्लिक हुई थी तो सभी कोएंजी को टॉप पोजीशन में देखकर हैरान थे। लेकिन ना ही किरियामा और ना ही नागुमो को इस बात की कोई टेंशन थी। सभी को लगा कि कोएंजी अकेला है, आज नहीं तो कल वो थक ही जाएगा और उसकी रैंकिंग नीचे गिर जाएगी। लेकिन एग्ज़ाम का 10वां दिन ख़त्म होने के बाद भी कोएंजी टॉप पोजीशन पर खड़ा होकर नागुमो के ग्रुप को कड़ी टक्कर दे रहा था। किरियामा, ये नागुमो कुछ ज़्यादा ही स्लो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। एग्ज़ाम के सेकंड हाफ में तो उसे सबसे आगे होना चाहिए था, लेकिन उसने कोएंजी से डील करने में कुछ ज़्यादा ही डिले कर दिया है, जिसके चलते अब एग्ज़ाम के 10वें दिन ये हालत है। थर्ड ईयर क्लास बी का स्टूडेंट मिकितानी कहता है। नागुमो का ग्रुप 236 पॉइंट्स लेकर फर्स्ट पोजीशन पर था और कोएंजी 230 पॉइंट्स के साथ सेकंड पोजीशन पर। सिर्फ 6 पॉइंट का डिफरेंस था। ये इतना कम डिफरेंस था कि एक डेजिग्नेटेड एरिया पर जल्दी से पहुंचकर वो फर्स्ट पोजीशन स्कोर कर सकता था। ऊपर से नागुमो के ग्रुप में 7 मेंबर थे, जबकि कोएंजी अकेला था। ऐसा ही चलता रहा तो चाहे नागुमो फर्स्ट प्लेस ले आए, लेकिन किरियामा हम थर्ड पोजीशन पर आ जाएंगे। क्या इज्जत रह जाएगी हमारी अगर हम एक सिंगल सेकंड ईयर के स्टूडेंट से हार गए तो, मिकितानी कहता है। किरियामा और उसके ग्रुप के पास अभी 188 पॉइंट्स थे और वह थर्ड पोजीशन पर थे। कोएंजी और उनके बीच डिफरेंस बढ़ता ही जा रहा था। तुम्हें याद है जब कोएंजी नया नया स्कूल में आया था तो एक र्यूमर फैली थी। वो उस टाइम सेकेंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी घुल मिल रहा था और प्राइवेट पॉइंट्स खरीदने की बात कर रहा था। सभी को उस टाइम लगा था कि कोएंजी फिजिकली और एकेडमिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो काफ़ी अमीर घर से बिलोंग करता है, लेकिन उसने ऐसा कुछ खास नहीं किया जिससे कि उसे सब सीरियसली लेते। वो अपनी ही मर्जी कर रहा था और तो और वो ज़्यादातर एग्ज़ाम में शुरू में ही गिव अप कर देता था। सभी की कोएंजी को लेकर यही राय थी, किरियामा बताता है। अगर कोएंजी शुरू से ही सीरियस होता तो नागुमो उसे अपना दुश्मन मान लेता और उन्हें अभी सरदर्दी से डील ना करना पड़ता। वेल, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन कोएंजी इस एग्ज़ाम को काफ़ी सीरियसली ले रहा है।
कितना स्टेमिना है यार इसके पास, ये थकता ही नहीं यार, मिकितानी कहता है। बस बहुत हुआ, अब उन्हें कुछ करना होगा, किरियामा सोचता है। अगर कोएंजी का कुछ नहीं किया तो हो सकता है कि वो टॉप पर आ जाए। एक जूनियर से हारना प्रॉब्लम तो है, लेकिन एक सिंगल जूनियर से हारना, आने वाली हर जनरेशन उनका मजाक उड़ाएगी। ऑफकोर्स वो कोई वायलेंट मेथड यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि उसे इंजरी करके एलिमिनेट कर देना, इसलिए उसे चुपचाप रखना होगा। सो तुमने कोई प्लान सोचा है किरियामा? हाँ, हम फ्री ग्रुप्स का यूज़ करेंगे। फ्री ग्रुप्स नागोमे के चुने हुए ग्रुप थे। फ्री ग्रुप्स में टोटल 15 ग्रुप्स थे और हर ग्रुप में 3 मेंबर थे। ये सभी स्टूडेंट 3rd ईयर क्लास बी, सी और डी से थे। ये सभी ग्रुप नागोमो के सोल्जर्स की तरह काम करते थे। हर ग्रुप में 2 मेंबर हमेशा नागोमो के ऑर्डर को फॉलो करेंगे और एक मेंबर पॉइंट स्कोर करेगा ताकि उनका ग्रुप बॉटम रैंक में ना आ जाए। ओके, सो हम कितने ग्रुप यूज़ करेंगे? मिकितानी पूछता है। मेरे पास 6 ग्रुप हैं, मतलब 12 स्टूडेंट, और हम सबका यूज़ करेंगे। 6 ग्रुप? आर यू सीरियस? बस एक बंदे के लिए? उसके लिए तो मैं और 4 ग्रुप ही काफ़ी हैं। बाकी के 2 ग्रुप तुम दूसरों से निपटने के लिए रखो। नहीं, अभी हमारा फोकस बस कोएंजी पे है, बाकी की प्रॉब्लम से हम बाद में निपट सकते हैं, किरियामा कहता है। हाँ, मुझे याद आया, नागुमो कह रहा था कि उसे एक और ग्रुप में इंटरेस्ट था। अगर हम सारे ग्रुप कोएंजी की ओर भेज देंगे तो उस दूसरे ग्रुप से हम कैसे डील करेंगे? मिकितानी पूछता है। तुम्हें उस ग्रुप की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नागुमो फालतू में ही डर रहा था। किरियामा को पता था कि वो किस ग्रुप की बात कर रहा है, लेकिन वो ग्रुप तो अभी तक टॉप 10 में भी नहीं आया। अगर वो ग्रुप अब जल्दी से पॉइंट स्कोर करना भी शुरू कर दे तब भी वो टॉप रैंकिंग में नहीं आ सकता। किरियामा यहाँ पर आयानो कोजी की बात कर रहा था। ओके, सो 6 ग्रुप्स कोएंजी को हैंडल करने के लिए और तुम पॉइंट स्कोर करोगे, राइट? नहीं, मैं ग्रुप्स को कमांड करूँगा, किरियामा कहता है। लेकिन मुझे नागुमो की एक्नॉलेजमेंट चाहिए, मुझे हैंडल करने दो, मिकितानी कहता है। सॉरी बट नो। अगर तुमने 6 फ्री ग्रुप्स का यूज़ किया और तुम फिर भी फेल हो गए तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। नागुमो और मेरे अलावा कोई कोएंजी को हैंडल नहीं कर सकता। अगर कोई इशू था तो वो ये कि उन्हें नहीं पता कोएंजी का 11वें दिन पहला डेजिग्नेटेड एरिया कौन सा होगा। इसलिए उनका प्लान था कि शाम होते ही जब कोएंजी अपने टेंट में रेस्ट कर रहा होगा तो वो सब उसकी लोकेशन की ओर जाएंगे और उसकी लोकेशन को चारों तरफ से घेर लेंगे। कोएंजी की लोकेशन अभी B3 थी और किरियामा की E3। वो सब डिसाइड करते हैं कि वो रात को ट्रैवल करेंगे और कैसे भी करके सुबह 7 बजे तक उसकी लोकेशन तक पहुंचेंगे। ऑनेस्टली आई थिंक 2 दिन में उसे सबक सिखाना काफ़ी आसान रहेगा। तुम्हें मिलाकर हमारे पास टोटल 18 लोग हैं, मिकितानी कहता है। केयरलेस मत हो, ये जंगल काफ़ी बड़ा है, हो सकता है वो हमारे हाथों से निकल जाए, किरियामा कहता है। ठीक है, मैं समझ गया। वो काफ़ी टफ 2nd ईयर का स्टूडेंट है, लेकिन है तो वो हमसे 1 साल नीचे ही, मिकितानी कहता है। सुबह 6:30 बजे तक किरियामा और उसका ग्रुप कोएंजी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सिचुएशन क्या है? किरियामा पूछता है। वेल, अभी तक तो वो टेंट में ही है, शायद सो रहा होगा। ऑल राइट, क्यों ना हम उसके टेंट को चारों ओर से घेर लें और उसे बाहर आने से रोकें। इससे वो अपना सामान पैक नहीं कर पाएगा, मिकितानी सभी मेंबर्स को कहता है। लेकिन अगर हमें किसी और ने देख लिया तो? आई नो तुम लोग उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन थोड़ा ध्यान से, किरियामा कहता है। तो क्यों ना हम जीपीएस सर्च करें? सॉरी, पर जीपीएस सर्च से हम टीचर्स की लोकेशन नहीं देख सकते। हम वही करेंगे जो हमने प्लान किया है। हम उसे तब घेरेंगे जब वो अपना टेंट समेटने लगेगा। अगर रास्ते में 1st या 2nd ईयर के स्टूडेंट या फिर कोई स्टाफ रास्ते में दिखे तो हम कोएंजी और खुद के बीच 2 मीटर की दूरी बना लेंगे। ठीक 7 बजते ही कोएंजी गाना गाते हुए अपना टेंट समेटने लगता है और टैबलेट हाथ में पकड़े आज के दिन की शुरुआत करने लगता है। कोएंजी को बाहर आता देख सभी उसके पास जाने लगते हैं। वो देखते हैं कि कोएंजी को पता है कि वो चारों ओर से घिर चुका है, पर वो उन्हें इग्नोर करके अपना टैबलेट चेक करता रहता है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी कोएंजी, किरियामा ने उसे नाम से बुलाया था, लेकिन फिर भी कोएंजी की नज़र अपने टैबलेट पर ही थी। हम में से किसी को नहीं लगा था कि तुम इतना अच्छा परफॉर्म करोगे। अगर तुम इतने ही टैलेंटेड थे तो तुमने शुरू से ही सब सीरियसली क्यों नहीं लिया? किरियामा पूछता है। मुझे नहीं लगता हमें इस टाइम पर यह सब बात करनी चाहिए, 7 बजने ही वाले हैं। तुम्हें अपने डेजिग्नेटेड एरिया की ओर जाना चाहिए, कोएंजी कहता है। तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ कोएंजी? तुमने कुछ ज़्यादा ही पॉइंट स्कोर कर लिए हैं। मैं चाहता हूँ कि आज के दिन तुम यहीं पर रहो। सो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं और पॉइंट स्कोर ना करूँ? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, किरियामा जवाब देता है। मैं नहीं जानता तुम लोग कौन हो, लेकिन ज़रा 1 मिनट के लिए सोचो कि क्या मैं तुम्हारी बात मानूंगा? और वैसे भी तुम इतने सारे लोग अपने साथ लाए हो तो तुम मेरे रास्ते में आने के लिए रेडी हो, राइट? सॉरी कोएंजी,
पर तुम्हें फर्स्ट प्लेस रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। नागुमो के ग्रुप में 7 लोग हैं और मेरे ग्रुप में 6 और तुम अकेले। मैं मानता हूं कि अभी तक तुम्हारी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट रही है, लेकिन एग्जाम के सेकंड हाफ में तुम भी थक जाओगे और तुम्हारी पोजीशन नीचे गिर जाएगी, किरियामा कहता है। तो फिर तो तुम्हें मेरी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, राइट? डोंट वरी, ये सब हम बस श्योर होने के लिए कर रहे हैं। तुम्हें हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे अगर तुम चुपचाप हमारी बात मानोगे तो। अगर तुम नागुमो के अंडर आ जाओगे तो तुम्हारी स्कूल लाइफ अच्छी चलती रहेगी। सुबह के 7 बज चुके थे। आज के दिन का पहला डेजिग्नेटेड एरिया अनाउंस होता है। कोएंजी अपना टैबलेट बैग में रख लेता है। मैं जा रहा हूँ, सो एक्सक्यूज़ मी। ये कहकर कोएंजी सभी फ्री ग्रुप्स मेंबर्स के बीच में से भाग कर निकल जाता है। उन्हें लगा ही नहीं था कि कोएंजी उनके ऑर्डर को इग्नोर कर देगा। पकड़ो उसे, मिकितानी चीखता है, लेकिन तब तक कोएंजी वहां से गायब हो चुका था। पैनिक मत हो, शांत रहो, किरियामा कहता है। वो शायद अर्ली बर्ड बोनस ले जाएगा, लेकिन अगर वो भागने का डिसीजन लेता है तो वो कोई टास्क नहीं कर पाएगा, और अगर वो कोई टास्क करने की कोशिश करता है तो हम उसे वहीं रोक लेंगे। वो समझ जाता है कि कोएंजी के पीछे पीछे भागना बेवकूफ़ी वाला काम है। उन्हें बस उसे जीपीएस सर्च से ढूंढना होगा। लेकिन मिकितानी कोएंजी के पीछे भागना शुरू कर देता है। मिकितानी के पीछे पीछे किरियामा और बाकी का फ्री ग्रुप कोएंजी को ट्रैक करने लगते हैं। क्या लोकेशन है उसकी? किरियामा पूछता है। ये देखो, कितनी देर से वो अपनी जगह से हिला ही नहीं है। 3 बार चेक कर चुका हूँ मैं, हर बार यही लोकेशन आती है। किरियामा को यह बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि अभी ब्रेक टाइम तो नहीं था और ना ही उसके आसपास कोई टास्क थे, तो वो इतनी देर से यहाँ क्या कर रहा था। इस बार तो हम उसे पकड़ के ही रहेंगे, मिकितानी कहता है। कोएंजी को उनसे भागे लगभग 6 घंटे हो चुके थे और अब वो उसकी लोकेशन पहुंचने वाले थे। जब सब वहां पहुंचते हैं तो सभी 3rd ईयर के स्टूडेंट एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, क्योंकि कोएंजी भरी दोपहर में सो रहा था। मिकितानी उसके पास जाता है। ओए उठ कोएंजी, हमसे भागने के बाद तुम यहाँ मजे से सो रहे हो, या शायद तुम 10 दिनों से इतनी भागदौड़ कर रहे हो और तुम इतना थक चुके हो कि तुम्हें नींद आ रही है। कोएंजी धीरे से अपनी आंखें खोलता है और मिकितानी को देखकर स्माइल करता है। वेल, मैं भी तुम लोगों के जैसा एक इंसान ही हूँ, सो ऑफकोर्स मुझे नींद आएगी। तो तुम अच्छे से क्यों नहीं सो लेते? आज पूरा दिन रेस्ट करो, अपने सीनियर की एडवाइस मानो, मिकितानी कहता है। पूरा दिन रेस्ट करूँ? क्या अजीब बात कर रहे हो। कोएंजी को सभी घेर लेते हैं पर वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता। तुम लोगों को मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ ऑलरेडी रिकवर हो चुकी है। अब मैं टिप टॉप कंडीशन में हूँ। मुझसे ऐसे मत बात करो जैसे कि मैं कोई आम आदमी हूँ, कोएंजी कहता है। हाँ, तुम दिख तो ठीक रहे हो, लेकिन जैसा कि मिकितानी ने कहा, तुम 10 दिन से लगातार पूरी जान लगा रहे हो। अब तक तो तुम अपनी लिमिट तक पहुँच चुके होंगे, किरियामा कहता है। और ऐसा किसने कहा? मैं एक सुपर शॉर्ट स्लीपर हूँ, मतलब कि मुझे ज़्यादा नींद की ज़रूरत नहीं। मैं काफ़ी छोटे रैम साइकिल एक्सपीरियंस करता हूँ, कोएंजी जवाब देता है। हैं? शॉर्ट रैम साइकिल? वो क्या होता है? मिकितानी पूछता है। लेकिन किरियामा के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। यह तो काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है हमारे लिए। एक आम आदमी के लिए 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी होती है। इतनी नींद बॉडी की हेल्थ मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन शॉर्ट स्लीपर की बॉडी के लिए सिर्फ 6 घंटे या उससे कम की नींद ही काफ़ी होती है, किरियामा बताता है। कोएंजी की फिजिकल एबिलिटीज़ काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी, लेकिन इतने दिनों की मेहनत से उसे भी थकान हो जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसे यहाँ पर रेस्ट लेकर वो अपनी बॉडी को मेंटेन रख रहा था। बाकी सब अभी तक थक चुके थे, उनकी टांगें रेस्ट मांग रही थी। किरियामा भी इसी सिचुएशन में था, सो उसे लगा था कि कोएंजी भी ऐसे ही कंडीशन में होगा। लेकिन कोएंजी की बात सुनने के बाद किरियामा टेंशन में आ जाता है। तो तुम लोगों को मुझसे कोई काम है? कोएंजी कहता है। मिकितानी उसे गुस्से में कुछ कहने ही वाला होता है कि नहीं, हमें तुमसे कोई काम नहीं, तुम जा सकते हो, किरियामा कहता है। जिसके बाद कोएंजी वहाँ से चले जाता है। किरियामा सोचता है कि उन्हें कोएंजी से डायरेक्ट डिमांड नहीं करनी चाहिए और थोड़ा ठंडे दिमाग से उससे डील करना चाहिए। शायद ये शॉर्ट स्लीप की बात बकवास हो, मिकितानी कहता है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, हमें स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी। उसे कोई भी टास्क ना करने दो, किरियामा सभी को कहता है। लेकिन मिकितानी ये ऑर्डर सुनकर फ्रस्ट्रेट होता है। सभी 18 स्टूडेंट्स कोएंजी को एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन में फॉलो करने लगते हैं। इस फॉर्मेशन में कोएंजी बिल्कुल बीच में था, मगर कोएंजी बिना किसी की फिक्र किए आगे चलता रहता है। किरियामा ने 3 प्लान सोच कर रखे थे। पहला कि वो कोएंजी को समझाएगा, चाहे उसे उस पर थोड़ा प्रेशर डालना पड़े। दूसरा कि कोएंजी के साथ साथ उसे चारों तरफ से फॉलो करके उस पर नज़र रखना। और तीसरा कि कोएंजी जिन भी टास्क की ओर जा रहा था वहाँ पहले पहुँचकर उसी टास्क की सीट फुल कर देना, ताकि वो उस टास्क में पार्टिसिपेट ही ना कर पाए। 3rd ईयर के स्टूडेंट शांति से कोएंजी को फॉलो कर रहे थे।
लेकिन धीरे धीरे उनकी पेशेंस खत्म हो रही थी। कोएंजी के चलने की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि मानो वो दौड़ रहा हो। उसके साथ साथ चलना उन सबके लिए मुश्किल हो रहा था। कोएंजी, तुम्हें इतना टफ दिखने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठ क्यों नहीं जाते तुम, मिकितानी कहता है। अच्छा, तो क्यों ना चलो स्पीड को बढ़ाया जाए। पकड़ो उसे, निकलने मत देना। लेकिन कोएंजी इतनी स्पीड से भागता है कि एक बार फिर से थर्ड ईयर के स्टूडेंट उसे पकड़ नहीं पाते। ऐसा नहीं था कि ये स्टूडेंट फिजिकली स्ट्रांग नहीं थे, नागुमो ने इन सबको हैंड पिक किया था। पीछा करो उसका, जाने मत देना उसे, मिकितानी चीखता है। रुको, तुम खुद से ऑर्डर नहीं दे सकते, किरियामा कहता है। चुप कर, मैं उसे दूसरी बार अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा, जबरदस्ती पकड़ के रखो उसे। काफ़ी सारे स्टूडेंट किरियामा का ऑर्डर इग्नोर करके कोएंजी के पीछे भागते हैं। किरियामा शांत होकर सोचता है कि कोएंजी अचानक से क्यों भागा। वो मैप में देखता है कि पास की लोकेशन में एक टास्क खुला है जिसका रिवॉर्ड 8 पॉइंट्स है, लेकिन वो अपनी डेजिग्नेटेड एरिया जाकर 10 पॉइंट भी सिक्योर कर सकता है। किस तरफ जा रहा है वो, किरियामा सोचता है। आखिर में कोएंजी टास्क की ओर जाता है। वो वहाँ चुटकियों में पहुंचकर खुद को रजिस्टर करवा लेता है। यह टास्क था इंग्लिश टेस्ट का। इस टास्क में सरप्राइजिंगली थर्ड ईयर का स्टूडेंट फर्स्ट आता है और थोड़े ही मार्जिन से कोएंजी सेकंड। सिंस वहाँ टीचर्स भी मौजूद थी तो मिकितानी और गैंग उसे कुछ नहीं कह सकते थे। टास्क खत्म होते ही कोएंजी वहाँ से भाग जाता है और एक बार फिर से थर्ड ईयर के स्टूडेंट उसके पीछे भागते रहते हैं। लेकिन आखिर में दोपहर 3 बजे वो कोएंजी को तीसरी बार घेर लेते हैं। यह तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है कोएंजी, किरियामा चीखता है। सिर्फ कल का दिन, सिर्फ एक दिन तुम चुपचाप बैठे रहो। लेकिन मिकितानी किरियामा से फेडअप हो चुका था। वो अब कोएंजी को अपने तरीके से हैंडल करना चाहता था। उसे किसी भी हालत में क्लास ए की टिकट चाहिए थी। तुमने सुना ना मैंने क्या कहा था पहले, तुम कल और उसके अगले दिन चुपचाप बैठे रहोगे। क्या यह रिक्वेस्ट है? ना, यह मेरा ऑर्डर है। अच्छा, तो क्या होगा अगर मैं मना कर दूं तो? एक्सपल्शन, ये होगा। मिकितानी और उसके साथी कोएंजी के पास आने लगते हैं। यह देखकर कोएंजी हंसता है। मैं किसी का ऑर्डर नहीं मानता, कोएंजी कहता है। अच्छा, फिर मेरे पास कोई चॉइस नहीं। तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं ना किरियामा? तुम्हें जो करना है करो, किरियामा कहता है। मिकितानी जोर से हंसता है। आज के दिन का आखिरी डेजिग्नेटेड एरिया अनाउंस हो चुका था। कोएंजी उठकर चलने ही लगता है कि सभी उसे घेर लेते हैं। अब तुम क्या करोगे? अगर तुमने हमें धक्का दिया तो हम समझेंगे कि तुम हमसे लड़ना चाहते हो। ये सुन कोएंजी आगे बढ़ना लगता है। एक ही स्टेप में कोएंजी मिकितानी के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन वो उसे कोई धक्का वगैरह नहीं देता। वो बस सिंपली आगे चलने लगता है, जिससे कि वो मिकितानी से टकरा जाता है। उसने सोचा था कि वो कोएंजी को रोक लेगा, लेकिन जब कोएंजी उसे टकराता है तो उसे ऐसा लगता है मानो कोई बड़ा पत्थर उसे धक्का दे रहा है। कोएंजी आगे बढ़ता रहता है। मिकितानी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता। उसे रोकने के लिए 2 और स्टूडेंट उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वो उन्हें घसीटता हुआ अपने साथ ले जाने लगता है। इतने में एक स्टूडेंट बैलेंस खराब होने की वजह से गिर जाता है और वो चीखने लगता है, तुमने मेरी बाजू तोड़ दी है। ये कहकर वो दर्द से कराने की घटिया एक्टिंग करने लगता है। ओ कोएंजी, तुमने ये तो गलत किया, मिकितानी कहता है। तुम्हारा फेस देखकर तो लग रहा है जैसे कि तुम अपने सारे सीनियर्स को मुक्का मारने वाले हो, लेकिन अगर तुम हम सबको हरा भी दोगे तब भी तुम प्रॉब्लम में फंस जाओगे। मिकितानी श्योर था कि कोएंजी उन पर हमला नहीं करेगा। जो लोग मुझ पर हमला करना चाहते हैं या मुझे आगे जाने से रोकना चाहते हैं, उन पर मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा, कोएंजी कहता है। यह सुनकर थोड़ी देर के लिए मिकितानी सहम जाता है। और अगर हमने स्कूल को इस बारे में बता दिया तो इसमें तो तुम लोगों की ही बेइज्जती होगी। पूरा थर्ड ईयर का ग्रुप एक सेकंड ईयर के लड़के से हार गए। वेल, अब मुझे चलना चाहिए, कोएंजी कहता है। हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। यह सुनकर कोएंजी सभी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को उस पर हमला करने का इशारा करता है। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सो जल्दी करो। यह सुन 3 स्टूडेंट उस पर हमला करते हैं, एक पीछे से और बाकी 2 दाएं बाएं से। देखने में लग सकता है कि 3 लोगों से लड़ना मुश्किल होगा, लेकिन थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को फाइटिंग में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था और ना ही टीम वर्क में। कोई भी सीरियसली कोएंजी पर हमला नहीं करना चाहता था। वो बस उसे धक्का देने की कोशिश कर रहे थे। कोएंजी बड़े आराम से उन सबको डॉज कर लेता है और तीनों एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं। थोड़ी देर बाद सारे थर्ड ईयर के स्टूडेंट हाँफ रहे थे। कुछ तो थकान के मारे नीचे गिरे पड़े थे। कोएंजी ने उन्हें बिना हाथ लगाए हरा दिया था। व्हाट द फक, कौन हो तुम? तुम क्या कोई मॉन्स्टर हो? तुम हमसे भाग भी तो सकते थे। ये सब करने की क्या जरूरत थी? मिकितानी पूछता है। अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम लोग सारा दिन मेरा पीछा करते रहते, मानो सारा टाइम मुरझाए हुए पत्ते मेरे चेहरे पर गिर रहे हों, कोएंजी कहता है। वेल, अब मैं चलता हूँ। आई ट्रस्ट तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हें जो करना है करो, मिकितानी कहता है।
यह सुनकर कोएंजी मज़े से वहाँ से चले जाता है। क्या वो सही में एक हाई स्कूलर है? मिकितानी खुद से काफ़ी डिसअपॉइंटेड था। उस मॉन्स्टर ने मेरा मजाक बना के रख दिया। हमारी फाइट अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये कहकर किरियामा अपनी पॉकेट से वॉकी टॉकी निकालता है। डोंट वरी मिकितानी, मुझे पहले ही पता था ऐसा कुछ होगा। कोएंजी चाहे कितना भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्यों ना हो, हर किसी की कोई ना कोई वीकनेस होती ही है। किरियामा कोएंजी को अचानक से पकड़ना चाहता था जब उसे लग रहा हो कि अब उसके रास्ते में कोई नहीं है। वो यही चाहता था कि उसे लगे कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट उसके सामने कुछ नहीं। एग्ज़ाम के 11वें दिन शाम 5 बजे से पहले आयनो कोजी अपने फाइनल डेजिग्नेटेड एरिया J10 तक पहुंचता है। उसका प्लान खुद को 11th पोजीशन तक बनाए रखना था, जिसके कारण उसे पॉइंट्स को मैनिपुलेट करना मुश्किल लग रहा था। वो ज़्यादा पॉइंट स्कोर नहीं कर सकता था, नहीं तो वो रैंकिंग्स में आ जाता, और ना ही कम स्कोर कर सकता था, नहीं तो उसकी पोजीशन नीचे गिर जाती। इतने में आयनो कोजी को समुंदर के किनारे से कुछ लोगों की आवाज़ें सुनती हैं। वो उसकी ओर जाने लगता है। उसे वहाँ सेकेंड ईयर क्लास बी की लड़कियाँ दिखती हैं और दूसरी ओर क्लास 2B का एक और ग्रुप था। ये ग्रुप था इशिजाकी, निशिनो और हितोमी का ग्रुप। टोटल 6 लोग, और इस ग्रुप में हियोरी भी थी। हियोरी आयनो कोजी को देख लेती है और उसे अपने साथ बैठने का इशारा करती है। बाकी के लोग दूर अपनी बातों में बिजी थे। तुम तो काफ़ी अच्छी शेप में लग रही हो हियोरी, आयनो कोजी कहता है। वेल, ये सब सभी की मेहनत का नतीजा है। आयनो कोजी देखता है कि इनके ग्रुप में ज़्यादा कोई टैलेंटेड मेंबर नहीं है, लेकिन हियोरी एक स्मार्ट लड़की थी। उसने इस ग्रुप को अपने तरीके से सपोर्ट किया होगा। क्या तुम ठीक हो आयनो कोजी? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई अभी तक? हियोरी पूछती है। ना, ऐसा कुछ नहीं, अभी तक तो सब ठीक है। वेल, आई नो मुझे तुम्हारी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, बट प्लीज़ बी केयरफुल। एक सिंगल चोट एलिमिनेशन की वजह बन सकती है। आई नो। दोनों एक साथ बैठकर सूरज को डूबता हुआ देखते हैं। आयनो कोजी सोचता है कि जब कोई अपने खास दोस्त से ऐसे मिलता है तो लोग जनरली पूछते हैं कि कैसा चल रहा है सब, या कितने पॉइंट स्कोर किए हैं। लेकिन हियोरी ने ऐसा कुछ नहीं पूछा था। ऐसा नहीं है कि हियोरी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस उसे बिलीव था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आयनो कोजी बाहर हो जाए। वैसे सीरियसली यार, मुझे इन दोनों की फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी लगती है। चाहे आयनो कोजी माने या ना माने, पर मेरे अकॉर्डिंग हियोरी उसकी पहली फ्रेंड है। आई डोंट नो कि तुम लोगों को पता है या नहीं, लेकिन हियोरी ही एक ऐसी लड़की है, या फिर कह लो कि पूरे स्कूल में एक ऐसी सिंगल स्टूडेंट है जिसे आयनो कोजी बिना सोचे समझे उसे फर्स्ट नेम से बुलाता है। जापान में सब एक दूसरे को उनके लास्ट नेम से या सर नेम से बुलाते हैं। फर्स्ट नेम से उसे ही बुलाया जाता है जो उनके करीबी या लव्ड वन हो। आयनो कोजी हिराता को भी फर्स्ट नेम से बुलाता है, लेकिन हिराता ने ही उसे ऐसा करने को कहा था। दूसरी ओर आयनो कोजी ग्रुप में भी सब एक दूसरे को फर्स्ट नेम से बुलाते हैं, क्योंकि हारुका ने ऐसा करने को कहा था। कारुइजावा की बात अलग है, वो उसे जानबूझकर फर्स्ट नेम से बुलाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसने कब, क्यों और किस टाइम से हियोरी को उसके पहले नेम से बुलाना शुरू कर दिया था। यह बात को हिराता वॉल्यूम 7 में भी नोटिस करता है और वो इस बारे में उससे पूछता भी है, लेकिन आयनो कोजी के पास सही में इसका कोई जवाब ही नहीं था। चलो, इसकी बात मैं वॉल्यूम 7 में दोबारा से करूँगा। स्टोरी फिर से शुरू करते हैं। ओए आयनो कोजी, इशिजाकी बड़ी सी स्माइल के साथ उसकी ओर इशारा करता है और उसकी ओर आने लगता है, लेकिन ये देखकर बाकी सब मेंबर उसे पकड़ लेते हैं और पीछे धकेल देते हैं। ओए, क्या हुआ? इशिजाकी सबसे पूछता है। उनके बीच में मत आओ स्टूपिड, निशिनो कहती है। हैं, क्या मतलब? आयनो कोजी और मैं दोस्त हैं? मैं वो बात नहीं कर रही हूँ। निशिनो अपना सर पकड़ लेती है। इस लड़के को अपने आसपास की सिचुएशन की कोई खबर नहीं होती है। आयनो कोजी सोचता है कि उसका शायद यहाँ रहना ठीक नहीं, और वो जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इशिजाकी उसे रोक देता है। सॉरी यार आयनो कोजी, पर तुम यहाँ रुक क्यों नहीं जाते? इन सभी लड़कियों में मैं अकेला लड़का फंसा हूँ यार। ये अच्छा आइडिया है, हियोरी कहती है। यह सुनकर बाकी की लड़कियाँ भी मान जाती हैं। किसी को भी उसके यहाँ रुकने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आयनो कोजी को यह ग्रुप काफ़ी कंफर्टेबल और फ्रेंडली लगता है। उसे थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है मानो कोई एग्ज़ाम ही नहीं चल रहा। ऐसी फीलिंग उसे इचिनोसे की क्लास में देखने को मिलती थी। इसका मतलब धीरे धीरे र्यूएन की क्लास चेंज हो रही है। ये सब सोचकर आयनो कोजी उनके यहाँ रात गुजारता है। रात को 2:30 बजे जब आयनो कोजी सो रहा था तो उसे धीरे से कोई आवाज़ लगाता है। मैं नानासे। यह सुनकर वो एकदम से उठकर बाहर निकलता है। टैबलेट में लगी टॉर्च के कारण उसे बाहर नानासे घबराई हुई दिखती है। इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम ठीक हो ना? आयनो कोजी पूछता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने I9 की लोकेशन पर आपको दूर से देखा था, लेकिन होजन साथ में था, इसलिए मैंने आपसे कांटेक्ट नहीं किया। मुझे आपको कुछ अर्जेंट बताना है। कल मैंने होजन को कुछ बोलते हुए सुना।
फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट एग्ज़ाम के 92वें दिन आप पर बड़ा हमला करने वाले हैं, नाना से बताती है। बड़ा हमला? क्या वो तुम्हें भी उसमें शामिल करने वाला है? वो बताती है कि होजन को ताकाहाशी, यागामी, सुबाकी और उतोमिया ने मीटिंग के लिए बुलाया था, लेकिन उसने उन्हें इग्नोर कर दिया था। लेकिन एग्ज़ाम के 9वें दिन एक स्टूडेंट वॉकी टॉकी के साथ मैसेंजर बनकर आता है और होजन की हेल्प की रिक्वेस्ट करता है। रिक्वेस्ट ये थी कि होजन एग्ज़ाम की एंड स्टेज पर आयनो कोजी को बाहर निकालने में उनकी मदद करेगा। उनका प्लान बाकी अकेले जा रहे सीनियर्स को भी ऐसे ही बाहर करने का था। प्लान की पूरी डिटेल वो उसी दिन होजन को बताएंगे। वैसे अभी तक होजन ने उस वॉकी टॉकी को अपने पास ही रखा है। नानासे के अकॉर्डिंग होजन उनकी हेल्प करने की सिर्फ एक्टिंग ही कर रहा है। वो किसी तरह से उन्हीं का फ़ायदा उठाने की सोच रहा है। उन्होंने प्लान की डिटेल्स ना बताकर सही डिसीजन लिया है, शायद इसलिए कि उन्हें पता है कि होजन उन्हें धोखा देगा। आयनो कोजी सोचता है। ऑर्डर कौन दे रहा है? वो पूछता है। मुझे नहीं पता, लेकिन वॉकी टॉकी पर मैंने सुबाकी की आवाज़ सुनी थी। मुझे लगता है कि सारी क्लास सी को उतोमिया ने इकट्ठा किया है, लेकिन उसकी होजन के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है। सो सुबाकी ने होजन के साथ बात करने का डिसीजन लिया होगा एज ए मैसेंजर, नाना से कहती है। ये भी हो सकता है कि असल में यागामी या फिर ताकाहाशी पीछे से सब कंट्रोल कर रहे हों, आयनो कोजी सोचता है। वेल, हमें यही पता है कि हमला कब होगा, पर फिर भी थैंक यू नाना से। काफ़ी लेट हो चुका है, तुम्हें जाना चाहिए। कहीं उन्हें पता ना चल जाए कि तुमने मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी है। मेरी सेफ्टी की बात अलग है, लेकिन नानासे को होजन के साथ उसी की क्लास में 3 साल गुजारने हैं, आयनो कोजी सोचता है। ठीक है, मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन पता चलेगी तो मैं आपको बता दूंगी। इट्स ओके, कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें फालतू में इतना रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तुमसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है नाना से। अब तुम्हें होजन और इचका के ग्रुप का मेंबर की तरह बिहेव करना चाहिए। आयनो कोजी ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके क्लासमेट्स के बीच नानासे की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो उसकी नज़रों में नानासे की वैल्यू गिर जाएगी। ये सुनकर नानासे आयनो कोजी को गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद आयनो कोजी अपना टैबलेट खोलता है। उसकी आंखों से नींद बिल्कुल जा चुकी थी। नानासे ने जो सुना वो सच हो सकता है, लेकिन बिल्कुल वैसा ही हो ये ज़रूरी नहीं। नानासे एक इनक्रेडिबल लड़की थी। वो एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल स्टूडेंट से काफ़ी सुपीरियर थी, लेकिन होजन उस पर कितना ट्रस्ट करता है ये बात आयनो कोजी को नहीं पता थी। उसके अकॉर्डिंग होजन को नहीं लगता कि नानासे आयनो कोजी के साथ मिल चुकी है, लेकिन उसे शक जरूर होगा। ऊपर से हो सकता है कि इचिका उसे कोई हिंट दे दे। वेल, आयनो कोजी को पहले से ही पता था कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट इस आइलैंड में उस पर हमला करेंगे। उसके लिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। उसने जो प्लान कर रखा था वो वही करेगा। सुबह 6 बजे आयनो कोजी जीपीएस सर्च यूज़ करता है। आज के दिन उसके ऊपर हमला होना था, लेकिन मैप में उसे किसी भी तरह की कोई स्ट्रेंज मूवमेंट नहीं दिखती। होजन उसकी लोकेशन के करीब था क्योंकि उनका टेबल सेम था। बाकी सब उसकी लोकेशन से 3 स्पेसिस दूर थे। वैसे भी उसे नहीं लगता कि वो इतने सारे लोगों के बीच खुले में अटैक करेंगे। इतने में बाकी सब भी उठ जाते हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह करके चलने लगते हैं। आयनो कोजी, क्या तुम्हें इस आइलैंड में इतने दिन अकेला फील नहीं हुआ? हियोरी पूछती है। नहीं तो, मेरे अकॉर्डिंग तो सब काफ़ी इजी रहा। आई गैस मेरे लिए थोड़ा लोनली और स्केरी रहेगा, हियोरी कहती है। स्केरी? सॉरी, पर मैं तुम्हें डरा हुआ इमेजिन नहीं कर सकता। मैं असल में काफ़ी डरपोक हूँ, अभी भी, यू नो। इसलिए आई थिंक तुम काफ़ी अमेजिंग हो आयनो कोजी। मेरे हिसाब से तो होरिकिता और इबुकी ज़्यादा अमेजिंग है, नहीं? आयनो कोजी पूछता है। हाँ, बिल्कुल सही। वो जो कर रही हैं मेरे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल होता। हियोरी थोड़ा सा डरी हुई लग रही थी। आज पहली बार आयनो कोजी को हियोरी की एक अलग साइड देखने को मिलती है। यार, तुम लोगों की एक दूसरे के साथ काफ़ी बनती है, इशिजाकी कहता है। तुम्हें दूसरों के बीच टांग नहीं अड़ानी चाहिए, निशुनो उसे पकड़कर कहती है। तुम दोनों को डेट करना चाहिए, यू नो। फिर तुम हमारी क्लास में आ सकते हो, इशिजाकी फिर से बोलता है। ये सुनकर निशुनो उसके सर पर जोर का मुक्का मारती है। ये सब देखकर हियोरी हंसने लगती है। यार, तुम लोगों को नहीं लगता कि आयनो कोजी को अपनी क्लास में बुलाने का ये बेस्ट आइडिया है? नहीं, मुझे नहीं लगता। वैसे भी तुम अकेले ही हो जिसे आयनो कोजी को क्लास में लाने की पड़ी है, निशुनो कहती है। 7 बजते ही उनका डेजिग्नेटेड एरिया शो होता है। आयनो कोजी का एरिया H10 और बाकी सबका J9, सो सभी को अलग अलग जाना था। लगता है यहाँ से हमें अलग होना पड़ेगा। चलो ठीक है आयनो कोजी, इशिजाकी आयनो कोजी को हाई फाई देता है। आयनो कोजी भी उसका रिप्लाई देता है और अपने रास्ते चलने लगता है। थोड़ी दूर जाकर उसे पीछे से आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि इशिजाकी और हियोरी उसे बाय बोल रहे थे। वो भी उन्हें बाय बोलकर चलने लगता है।
इसके बाद वो हर घंटा जीपीएस सर्च यूज़ करता है, लेकिन शाम 5 बजे तक भी उसे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की कोई मूवमेंट नज़र नहीं आती। शायद आज का प्लान उनका कैंसिल हो गया था, या शायद इचिका ने उन्हें नानासे के बारे में बता दिया था। जो भी है, उसे कल के लिए रेडी रहना होगा। आज उसे थर्ड और फोर्थ डेजिग्नेटेड एरिया को मिस करना पड़ा। जीपीएस सर्च के कारण वो अब 16th पोजीशन पर था। चाहे जो भी हो जाए, कल मुझे अपने डेजिग्नेटेड एरिया तक पहुंचना ही होगा। तो फाइनली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आयानो कोजी पर हमला करने वाले हैं। एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। क्या लगता है तुम लोगों को, आयानो कोजी ये सिचुएशन कैसे हैंडल करेगा? अभी उसे सुकीशिरो के बारे में भी सोचना है। वो भी कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। सिर्फ 2 दिन बचे हैं इस एग्ज़ाम को, और ये 2 दिन मैं 2 वीडियोस में कवर करूँगा। आई नो कुछ सब्सक्राइबर मुझे 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो बनाने को कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये फॉर्मेट अच्छा लग रहा है। एक तो मैं वीडियो जल्दी अपलोड कर रहा हूँ, दूसरा मैं बोर भी नहीं हो रहा। ऐसे मुझे स्क्रिप्ट लिखने में 4-5 दिन लग जाते थे, और फिर एडिटिंग में 6-7 दिन, और इतने दिनों में मैं अब 2 वीडियोस निकाल दे रहा हूँ। सो ऐसे ही चलेगा अब। बाकी मैं अब बीच बीच में और भी वीडियोस डालूंगा, सो प्लीज़ उन्हें भी अपना पूरा सपोर्ट देना। अच्छा, कोएंजी का सीन कैसा लगा? मेरे अकॉर्डिंग तो बढ़िया था यार। इससे पता चलता है कि वो कितना स्ट्रांग है। ये कोएंजी ही मुझे एंड बॉस लग रहा है वैसे। बाकी तुम लोगों को कौन सा सीन अच्छा लगा वो मुझे कमेंट्स में बताओ। मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। मैं जल्दी ही अगली वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।